हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो ईएमआरएस का टेस्ट सीरीज़ है जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चंस। और क्या लेकर आऊँगी, वही लेकर आई हूँ। और ये है हमारी द पाथ टू विक्ट्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस समय की सबसे ज़्यादा जो बढ़िया चीज़ आप लोगों के लिए है, अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है और आपको लगता है कि हमें अपनी तैयारी को जांचने की ज़रूरत है, तो ये टेस्ट सीरीज आप खरीद के कम से कम, क्योंकि इसमें फर्स्ट पेपर भी है, यानी कि जिसमें कंप्यूटर और जीएस, मैथ्स और हिंदी वगैरह भी होती है, वो भी है। और सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट भी है। इसके लिए आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना होगा। स्टोर में जाके देखिए, आपको इसमें ईएमआरएस टीजीटी के और ईएमआरएस पीजीटी के कुछ के एक में 144 टेस्ट हैं, एक में ऐसी 146 टेस्ट हैं, और यूपी टीजीटी की टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर है। इसमें फर्स्ट पेपर के टेस्ट भी हैं। जब आप टेस्ट पेपर करते हैं तो आप इसको सबमिट करते हैं, व्यू सॉल्यूशन में जाके आप सबका डिटेल्ड सॉल्यूशन देख सकते हैं कि इसका आंसर ये है तो क्यों है इसका आंसर। और आप तभी उसमें जो है री अटेम्प्ट मोड ऑन करके उसको दोबारा भी दे सकते हैं। मतलब उस टेस्ट को तो वो तो अटेम्प्ट वन ही है, लेकिन री अटेम्प्ट मोड में आप व्यू सॉल्यूशन करके सब कुछ जो है देख सकते हैं। तो ये इस समय आप जो, अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप उस तैयारी को चेक भी तो करिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। उसके लिए द पाथ टू विक्ट्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। कई स्टूडेंट्स ये खरीद चुके हैं, और जो लोग चाहते हैं कि भैया हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, हम कम से कम अपनी, देखो भैया बात ये होती है, पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको ये पता हो कि हाँ हमारी तैयारी सही है। तो वो कैसे देखेंगे? टेस्ट से। तो आप टेस्ट सीरीज, ये आपकी तैयारी को जांचने का एकदम सही तरीका है। और ये टेस्ट सीरीज केवल जो ईएमआरएस और DSSB और एनवीएस सेम सिलेबस है, तो ये उनके लिए भी है जो DSSB और एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी बुक है द पाथ टू विक्ट्री, जो कि यूपी टीजीटी के लिए है। ये भी स्टोर पे अवेलेबल है, और इसमें ग्रामर, लिटरेचर, टेस्ट पेपर सभी चीज़ है। वन इन ऑल बुक है अपने आप में ये। इसके अलावा ये हमारा लाइव एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है यूपी टीजीटी टेस्ट सीरीज का। और ये हमारे वीडियो बैचेस हैं यूपी टीजीटी पीजीटी। इस समय DSSB के बैचेस लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो DSSB के हैं। टीजीटी पीजीटी बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आने के बाद DSSB का लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। और सभी में स्टडी मटेरियल आप लोगों को जो है वो मिलता है, आपके घर पर पहुंचाया जाता है, यानी कि हार्ड कॉपी में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। तो इसके साथ ही अब मैं अपना जो क्वेश्चन है आंसर वो है वो स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, द पोइट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट। तो आप लोग जरा क्वेश्चन के ऑप्शंस देखिए, मैं हट जाती हूँ कि पूरी स्क्रीन घेर ली मैंने। द पोइट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट वेज ऑफ कंट्री लाइफ, बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन, ग्रेविटी ऑफ गवर्नमेंटल एक्शन, या ब्यूटी ऑफ वर्बल एंड ओरल रिटर्न इंग्लिश। सबसे पहले आप ये देखिए, रोमांटिक रिवाइवल रिवोल्ट किस चीज का था? रोमांटिक रिवाइवल की शुरुआत मानी जाती है 1798, यानी कि 1798 से, विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स जो विच वाज द जॉइंट वेंचर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरेज। दो इट गॉट पब्लिश एनोनिमसली, देयर वाज ओवर द कवर पेज देयर वाज नॉट एनी पर्सनस नेम। लेकिन ये जो ये आया क्यों था रिवाइवल? 18वीं सेंचुरी, जिसे मैथ्यू आर्नल्ड ने जो एज ऑफ रीजन जो है वो कहा है, वो लोग ये मानते थे वॉट एवर बी द कंटेंट बट द स्टाइल ऑफ राइटिंग शुड बी फॉर्मल इनफ एंड इट शुड इमिटेट द क्लासिकल राइटर्स। यानी कि फॉर्म जो है वो बहुत ही क्लासिकल राइटर्स की तरह होनी चाहिए, रूल्स को, रेगुलेशंस को मानना चाहिए। तो ये मानना था 18वीं सेंचुरी के राइटर्स का, बीट पोप और अनदर राइटर्स। लेकिन जो रोमांटिक एज के राइटर्स थे, उन्होंने कहा था सारे बंधन तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। तो उनका था क्या, किस चीज के अगेंस्ट रिवोल्ट था? बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोइटिक डिक्शन। और आपको पता है, लेकिन हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ जिन्होंने इस चीज की शुरुआत करी, उन्होंने खुद भी यह माना है कि इन द बिगनिंग ही ऑल्सो imitated the verse style of Pope.
विच अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कुली? कुली जो वर्क है वो है मुल्क राज आनंद का, और ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बेचारा हर तरफ से छला और ठगा जाता है, और उसका नाम है मुन्नू, दैट इज मुन्नू. Charles Dickens' novel deals largely with war affairs, divine matters, contemporary social conditions, business matters. ये झारखंड वाले में भी आया था ये वाला क्वेश्चन. चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल्स होते थे, चार्ल्स डिकेंस को रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट कहा जाता. ही यूज्ड टू प्रेजेंट a large number of characters. Most of the characters were flat characters, but उनके जो नॉवेल्स होते थे उनमें जो कैरेक्टर्स होते थे, उनमें जो कहानियां होती थी, दोज स्टोरीज रिफ्लेक्टेड कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशन. चाहे आप ब्लीक हाउस पढ़िए, चाहे आप उसमें ब्लीक हाउस है या ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है या जो है डेविड कॉपरफील्ड है, इनमें आपको उस समय की तत्कालीन विक्टोरियन सोसाइटी की ग्लिम्स जो है वो देखने को मिलती है. तो चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स डील करते थे कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशंस. Contemporary social conditions. The concept of objective correlative was propounded by John Dryden, S.T. Coleridge, Matthew Arnold, T.S. Eliot. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड जो है वो तो वॉशिंगटन एल्स्टन के द्वारा किया गया था. इसको फेमस जो बनाया था दैट वाज बाय टी.एस. इलियट. ये प्रोपाउंडेड जो है ये तो वॉशिंगटन एल्स्टन है. That was by Washington Elston. लेकिन इसको फेमस जो बनाया था दैट वाज बाय टी.एस. इलियट. दैट वाज बाय टी.एस. इलियट. और इसमें हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो उन्होंने का ये उनका ये मानना था कि हैमलेट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है मगर मकबेथ में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मीन्स कि when the audience feel the same as the main character is feeling. तो ये जो idea है that was given by Washington Elston, but it was made famous by T.S. Eliot. Who is called the representative Victorian poet? Wordsworth, Alfred Tennyson, Robert Browning, John Keats. देखिए विक्टोरियन एज जो जानी जाती है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज के लिए जानी जाती है, एंड इट वाज टेनिसन जो कि रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे विक्टोरियन इंग्लैंड के, और उन्होंने अपनी पोएम्स में पूरा विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज जो है वो बताया है. तो दैट इज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. हार्डी इज कॉल्ड अ क्लासिकल नॉवलिस्ट, आइडियल नॉवलिस्ट, रीजनल नॉवलिस्ट, एक्सपेरिमेंटल नॉवलिस्ट. हार्डी जो कि विक्टोरियन एरा के नॉवलिस्ट थे, और जूड द ऑब्सक्योर के बाद उन्होंने जो है नॉवेल्स लिखना छोड़ दिया था क्योंकि उसे जूड द ऑब्सीन कहा गया था. विक्टोरियन एज विच वॉज नोन फॉर इट्स कन्वेंशनलिज्म, उस एज में ही डेयर टू राइट अ नॉवल लाइक जूड द ऑब्सक्योर. एंड हार्डी लेकिन जाने जाते हैं बेसिकली अपने रीज़न के लिए. उन्होंने एक फिक्टिशियस रीज़न जो है वो क्रिएट करा था एंड दैट वाज वेसेक्स. तो हार्डी जाने जाते हैं अपने हार्डी इज नोन फॉर हिज रीजनलिज्म, तो ही वाज अ रीजनल नॉवलिस्ट. हु रॉट द पोएम द लेडी ऑफ शैलेट? कीट्स, टेनिसन, शेले, नन ऑफ दीज. द लेडी ऑफ शैलेट, कीट्स, टेनिसन, शेले, नन ऑफ दीज. द लेडी ऑफ शैलेट पोएम लिखी है टेनिसन ने. इट वॉज रिटन बाय टेनिसन. And now the next question is, now the next question is,
And miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. In which poem of Robert Frost do the above lines occur? Mending walls, birches, stopping by woods on a snowy evening, the road not taken. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्हें होमस्पन फिलोसोफर भी कहा जाता है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनकी पोयम है, बहुत ही खूबसूरत पोयम है. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. इट वॉज वन ऑफ द फेवरेट पोएम्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू. और ये जो है पोयम बहुत ही खूबसूरत पोयम है. हालांकि इसका एक जो एक एलिगोरिकल मीनिंग भी है इसका, और ये पोयम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. तो इस पोयम का नाम है स्टॉपिंग. मेरे ख्याल से कोई ही ऐसा होगा लिटरेचर का स्टूडेंट जिसे ये पोयम की लाइंस पसंद नहीं होंगी, या जिसको इस पोयम के बारे में पता नहीं होगा. विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज अ ट्रेजिडी, कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले, ट्रेजी कॉमेडी. भाई मैं आपको इसमें बताऊं, मेजर फॉर मेजर जो है वो इनके डार्क कॉमेडी है. इनमें से तो मैं कोई सा भी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ना लेके, ये डार्क कॉमेडी है, डार्क ह्यूमर है, और ये ट्रेजी कॉमेडी शेक्सपियर के रोमांसेस है. इसके अलावा ये एक प्रॉब्लम प्ले है. तो इनमें से मैं क्या लगाऊं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये अगर लगाए तो कॉमेडी लगाना चाहिए. ट्रेजी कॉमेडी भी इसे कह सकते हैं, लेकिन ट्रेजी कॉमेडी वो होती है जिसमें ट्रेजेडी के साथ अंत अच्छा होता है, तो कॉमेडी उसको मान लिया जाता है. तो बेसिकली ये ट्रेजी कॉमेडी भी हम इसे कह सकते हैं, बट इट्स अ प्रॉब्लम प्ले एंड इट्स अ डार्क कॉमेडी. इट डजंट फॉलो इन द जॉनर ऑफ ट्रेजी कॉमेडी एज वेल, बिकॉज इट हैज़ द एलिमेंट्स ऑफ डार्क कॉमेडी. इट इज़ अ प्रॉब्लम प्ले. तो ये दोनों चीज़ें इसकी आती हैं, तो इसमें मैं इसमें कोई वो नहीं ले रही हूँ. मुल्कराज आनंद पास्ट अवे इन द ईयर 1998, 2000, 2002, 2004. तो मुल्कराज आनंद की मृत्यु हुई थी 2004 में. दैट इज 2004. मुल्कराज आनंद पास्ड अवे इन 2004. And now the next question is, in the poem "Oh Captain, My Captain," the captain is George Washington, Abraham Lincoln, F कैनेडी, LB जॉनसन. आप लोगों ने ये पोएम जो है वो पढ़ी होगी, ओ कैप्टन माय कैप्टन. ये पूरी एक इसमें जो है वो मेटाफर है, एक इसमें पूरा मेटाफर जो है वो चला है. और वो कौन सा मेटाफर है? शिप का जो मेटाफर है वो इसमें चला है. ये जो पोएम है एक एलिगोरिकल पोएम है जिसमें शिप को अमेरिका और कैप्टन जो दिखाया अब्राहम लिंकन को दिखाया. उनकी मृत्यु के बाद ये पोएम लिखी गई थी. इट्स एन एलिजी एज वेल. तो ये है अब्राहम लिंकन. Which of the following statements is correct? Ernest Hemingway committed suicide. He was killed in a battle. He was murdered in a street brawl. None of these. Hemingway जो जाने जाते हैं द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए. ओल्ड मैन एंड द सी से उन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार करा था कोड हीरो का, और उन्होंने ही कमिटेड सुसाइड. तो ये है इसका आंसर है, he committed suicide. Who wrote the line God is not in his heaven, all is wrong with the world? Browning, Hardy, Bernard Shaw, P.B. Shelley. आपको पता है ये लाइन इस तरीके से है, God is in the heaven and all is well with the world. ये ब्राउनिंग की लाइन है. इसको हार्डी ने करा है, God is not in his heaven and all is wrong with the world. तो ये लाइन्स हैं थॉमस हार्डी की, और जो है गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन को उन्होंने इस तरीके से यूज जो है वो किया है. Who wrote the poem The Defense of Lucknow? Tennyson, मुल्कराज आनंद, रुडयार्ड किपलिंग, E.M. फॉस्टर. द डिफेंस ऑफ लखनऊ ये एक वॉर पोएम के तरीके से एक पोएम है, और ये है जब क्वीन विक्टोरिया का शासन जो है इंग्लैंड और इंडिया दोनों पर था, तो उस समय लखनऊ को के सीज का जो है ये वर्णन है, और ये लिखी गई है एल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा. That is by Tennyson. In Matthew Arnold's Culture and Anarchy, the term Philistine is used for the English working class, the English middle class, the English aristocratic class, the people of Palestine.
देखिए, ये जो इसमें बारबेरियंस, फिलिस्तीन्स, ये टर्म्स जो यूज़ करे हैं उन्होंने उन्होंने हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए यूज़ करे हैं। तो इसमें जो फिलिस्तीन वर्ड जो उन्होंने यूज़ करा है वो इंग्लिश मिडिल क्लास के लिए यूज़ करा है। द फिलिस्तीन वर्ड इज़ यूज्ड फॉर द इंग्लिश मिडिल क्लास, बारबेरियंस लोअर क्लास के लिए। Now the next question is, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which character in Dickens keep on waiting for something to turn up? Mr. Micawber, uh, सिडनी कार्टन, ओलिवर ट्विस्ट, मिस हैविशम। ये मिस्टर मिकाबर का कैरेक्टर दिखाया जो हमेशा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर जो है वो होगा, ये दिखाया है मिस्टर ये एक फ्लैट कैरेक्टर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और मिस्टर मिकाबर कीप्स ऑन थिंकिंग समथिंग टू टर्न अप, तो ये है एग्जाम्पल, मतलब ये एक कैरेक्टर है जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि समथिंग विल टर्न अप। Who is called the Prince of English Essayists? Francis Bacon, Joseph Addison, चार्ल्स लैम, आर एल स्टीवेंसन। देखिए, एसे की शुरुआत जो हुई थी वो फ्रेंच राइटर थे मॉन्टेन से हुई थी। उसके बाद इंग्लिश में जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहे जाते हैं वो हैं बेकन, और प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट कहलाते हैं चार्ल्स लैम, जो जाने जाते हैं अपने ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस के लिए। That is Charles Lamb. Who said about Keats? He is with Shakespeare. P.B. Shelley, Coleridge, Walter Peter, Matthew Arnold. कीट्स के बारे में ही इज़ विथ शेक्सपियर जो टर्म यूज़ करी है, जो ये कोट कही है, ये है विक्टोरियन पोएट मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। And now the next question is, just give me a second. To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. Who said it? Keats, Alfred Tennyson, P.B. Shelley, none of these. भैया ऐसा है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के भी आते हैं जिनमें लगता है कि ये लगा दें और वो लगा दें, मगर होता कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा छोड़ रही हूँ इसे कि यहाँ पर इसका क्या आंसर है। एक्चुअली to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears। इसी की वजह से कीट्स ने कहा था कि जो है मतलब ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो है, भाई ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो है उनका मानना था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ये लाइंस जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइंस हैं। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो इसमें नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ दे ही नहीं रखा। ये है लाइंस विलियम वर्ड्सवर्थ की। वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम रिटन बाय। वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है ये 6 लाइन स्टेंजा में लिखी हुई पोएम है, विलियम शेक्सपियर की है, 6 लाइन स्टेंजा है। इसे इस पोएम को उन्होंने कहा है फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन, और ये इसमें इमेच्योर जो है उसमें इसमें जो इट शोज द साइंस ऑफ इमेच्योरिटी एज वेल। फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन, और ये जो पोयम है ये लिखी है किसने? दैट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव? ये लाइन्स हैं बर्चेस की, और बर्चेस जो पोयम है वो आप सभी को पता है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है।
That is Robert Frost. Who is bitten by the scorpion in Night of the Scorpion? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोयम है, ये निसम स्किल के द्वारा लिखी गई पोयम है। इसमें उन्होंने जो यूज़ करी है वो पिजन इंग्लिश जो है वो यूज़ करी है, जिसे बाबू इंग्लिश भी कहा जाता है। और इसमें स्कॉर्पियन जो है वो काट लेता है, वो जो डंक मारता है वो मदर को डंक मार देता है। ठीक है, द मदर इज बिटन बाय द स्कॉर्पियन इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। व्हेन वाज मुल्कराज आनंद्स नॉवल अनटचेबल पब्लिश? अनटचेबल आपको पता है कि जो अनटचेबल नॉवल है वो आज़ादी से पहले पब्लिश हुई है। ये कहानी है एक दिन की कहानी, एक जो है स्वीपर बॉय की ज़िंदगी की कहानी जो है वो बताई गई है बाखा। और इसमें दिखाया गया है, अनटचेबिलिटी को दिखाया गया है। और इसी के लिए जो है मुल्कराज आनंद को प्रोपेगेंडिस्ट भी कहा गया था। तो ये जो नावल है ये कब आई थी? ये नावल कई बार इसको जो है पब्लिशर्स ने छापने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर ये नावल जो है ये कब आई थी? ये नावल में टाइम आप यहाँ पर ये देखिए, तो इसमें 34, 35, 36, 37 ये नावल आई थी 1935 में। अरे शोर ना मचाओ यार, दैट इज 1935। The term negative capability is given by Wordsworth, John Keats, Byron, P.B. Shelley। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सभी तरीके के जब कोई जब ये नेगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म जो है वो जॉन कीट्स के द्वारा दिया गया था, जो वो मानते थे कि ये उनके अंदर है और शेक्सपियर के अंदर, कि बिना रीज़न के पीछे जाए जो वट एवर इज़ हैपनिंग उसमें खुद को खो देना, दैट इज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी। और ये टर्म दी गई थी, दैट वॉज गिवन बाय जॉन कीट्स। That was given by John Keats. Who is the heroine in Shakespeare's The Tempest? शेक्सपियर की जो टेम्पेस्ट है, जिसे शेक्सपियर का कॉलोनियल प्ले कहते हैं, ठीक है, कॉलोनियल प्ले है, ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। इसमें प्रॉस्पीरो के रूप में उन्होंने खुद को जो है वो दिखाया है। जो एपिलोग लास्ट में प्रॉस्पीरो बोलता है, ऐसा लगता है शेक्सपियर जेम्स फर्स्ट से अपने घर वापस जाने की अनुमति मांग रहे हैं। और ये इसका जो इसको ही द एंचेंटेड आइलैंड ड्राइडन के द्वारा लिखा गया। इस प्ले की हीरोइन है मिरांडा, दैट इज मिरांडा। ये प्ले कई कई इसने राइटर्स को इसने बहुत इसने इन्फ्लुएंस जो है इस प्ले ने किया है। Who among these is called homespun philosopher? आर्नल्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राजा राव, वॉल्ट विटमैन। इनमें से होमस्पन फिलोसफर कहा जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। When was Charles Dickens born? 1820, 1888, 1812 या 1825? And that is 1812। अरे 1812। अबे क्या हो रहा है भैया, 1812 ही है ना? मैं चेक कर लूँ कहीं, इसलिए मेरा बोर्ड आगे को भाग रहा है। सही है, 1812। Who said my heart aches and a drowsy numbness pains? Shelley, Tennyson, Keats, Wordsworth। ये लाइन है ओड टू नाइटिंगेल की, और ये ओड कंपोज किया है बेहद प्यारे पोएट जॉन कीट्स, जो जाने जाते हैं अपनी सेंसुअलिटी के लिए। शेलेज एडोनिस इज। शेले ने एडोनिस लिखी है कीट्स की मृत्यु के बाद, जिसमें उन्होंने माना है कि कीट्स की मृत्यु जो है वो कंजम्पशन से नहीं हुई है, बल्कि उनको क्रिटिक्स ने मार दिया। तो उन्होंने उन्हें एडोनिस से कंपेयर करा है, और ये एक पेस्टोरल एलिजी है, दैट्स अ पेस्टोरल एलिजी। इट्स अ पेस्टोरल एलिजी। The title of Wordsworth's first poetic volume is Descriptive Sketches,
लिरिकल बैलेट्स, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, प्रिल्यूड। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी शुरुआत की पोएम्स लिखी तो वो भी 18वीं सेंचुरी के पोएट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, स्पेशली जो है वो पोप से। उन्होंने खुद भी कहा है कि माई अर्ली वर्सेस वर द टेम इमिटेशंस ऑफ पोप। और उन्हीं में से एक डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इनकी शुरुआत का जो पोइटिकल वॉल्यूम है दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। That is descriptive sketches. The title of Shelley's incomplete dream allegory is Mobla, Revolt of Islam, Hellas, The Triumph of Life. ये जो शेले की इनकम्प्लीट पोएम है दैट इज ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, जिसे हैजलिट ने द डांस ऑफ डेथ जो है वो कहा है, दैट इज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ये शेले की इनकम्प्लीट ड्रीम एलिगरी है। Tennyson's elegy in memoriam is in the memory of Queen Victoria, आर्थर हॉलम, विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स डार्विन। टेनिसन की जो एलिजी है इन मेमोरियम, ये आर्थर हॉलम की याद में उन्होंने लिखी थी और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी क्वीन विक्टोरिया को। आर्थर हॉलम। द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डीज नॉवल, ऑटोबायोग्राफी, लिरिक या वर्स ड्रामा। डायनेस्ट जो है वो हार्डी का वर्स ड्रामा है, दैट इज अ वर्स ड्रामा, लिरिकल ड्रामा या वर्स ड्रामा है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ऑफ द 5 सेक्शंस ऑफ टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड जो पोयम है ये दिखाता है, वेस्टलैंड में दिखाया गया है जैसे इसकी पहली लाइन है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। पहली बात, ये पोयम जो है ये वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुई थी उसके बाद। तो ये दिखाता है कि फ्यूटिलिटी ऑफ जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उसके बारे में। इसके बाद जो वसुदेव कुटुंबकम वाली जो थ्योरी है उसको बिल्कुल नकारता हुआ, और ये जो है डिसइल्यूजनमेंट, जो कि वॉर से एक डिसइल्यूजनमेंट उत्पन्न हुआ है, वो ये पोयम दिखाती है। इसके 5 सेक्शंस हैं जिसमें द बरियल ऑफ द डेड है, अ गेम ऑफ चेस है, द फायर सरमन, व्हाट द थंडर सेज, ये है। लेकिन हॉलो मैन टी.एस. इलियट की एक अलग पोयम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है द हॉलो मैन। हॉलो मैन इज नॉट वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ द वेस्टलैंड। The original title of Mulkraj Anand's Gauri was The Woman and the Cow, The Village Across the Black Waters, Untouchable। The Woman and the Cow गौरी और पंछी की कहानी है, जिसमें कैसे एक लड़की जो है वो from meek cow she transforms into a tigress. Which among the following is the author of the Barbers Trade Union? ये Barbers है, that is Barbers Trade Union। Barbers Trade Union के ऑथर जो हैं वो हैं मुल्कराज आनंद, that is मुल्कराज आनंद। Which among the following is the novel by Faulkner? Grapes of Wrath, The English Teacher, The Dark Holds No Terror एंड द साउंड एंड द फ्यूरी। इनका जो नॉवल है दैट इज द साउंड एंड द फ्यूरी, और जिसका टाइटल जो है वो लिया गया है विलियम शेक्सपियर के मकबेथ से। In which poem of Shelley do the following lines occur? Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thorns of life, I bleed। शेले अपनी पोएम्स में, और बेसिकली इस पोएम में उन्होंने अपनी साइंटिफिक स्पिरिट जो है वो दिखाई है। इस पोएम में उन्होंने ये कहा है दैट इज ओड टू द वेस्ट विंड। एक मिनट, ओड टू एंड वे क्या लिखा रखा है? ओड टू द वेस्ट विंड, ये ओड टू द वेस्ट विंड की लाइंस हैं, और इसमें ही कहा है ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई बिलीव। क्या तो क्वेश्चन दिए रहते हैं बुक्स में भी, टाइप करने वाले को क्या पता।
ओड टू द एंड वेस्ट बताओ, तो तू कही है ओड टू द एंड वेस्ट, ओड टू द वेस्ट विंड की जगह ओड टू द एंड वेस्ट। ये लाइन जो है ये ओड टू द वेस्ट विंड की लाइंस हैं, जिसमें शैले जो हैं वो कह रहे हैं कि आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। एक्सक्यूज मी। In which poem of Keats does the following uh, in which poem Keats do the following lines occur? A thing of beauty is a joy forever. ये लाइंस हैं कीट्स की बहुत ही फेमस पोएम, 4000 लाइंस की पोएम जिसका नाम है एंडीमियन। एंडीमियन इज अ शेफर्ड प्रिंस and he is after the moon goddess. That is Endymion. 4000 लाइंस की पोएम है। Who wrote Tales from Shakespeare? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जिसमें कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज लिखी हैं भाई बहन की जोड़ी ने, चार्ल्स लैम और मैरी लैम ने। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखी गई है चार्ल्स लैम और मैरी लैम के द्वारा। In which year did Wordsworth add his preface to the lyrical ballad? प्रीफेस ऐड हुआ था सेकंड उसमें, दैट इज इन 1800। तो प्रीफेस ऐड हुआ था 1800 में, दैट वाज एडेड। 1798 में पहला आया था और ये हुआ था 1800 में, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स फॉर द एडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। मेरे ख्याल से अब और कोई क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये देख लूँगा एक बार, चेक कर लेती हूँ। हाँ जी ख़त्म हो गया। तो ये था हमारा आज का सेशन। नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। अगर आपके ये क्वेश्चंस अच्छे हो रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप तैयारी करते हैं तो उसे जांचना भी ज़रूरी होता है, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द रियल एग्जामिनेशन और नॉट। तो बस इसी के साथ पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और जल्दी ही जॉब लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।